कि नाज़रीन, मैं अपने स्टाफ, अपनी टीम और अपने अदारे के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि अगर एक फ़ौजी है, तो उसकी जो ताकत है, वो उसके हथियार में है, उसके एमुनेशन पे है। इसी तरह अगर कोई भी प्रोफ़ेशनल है, तो उसका प्रोफ़ेशनलिज़्म ठीक है, उसका माइंड भी है, उसकी सोच भी है, उसके हाथ और बाजू, उसके बॉडी पार्ट्स उसके कंट्रोल में हो, ये भी एक उसकी ताकत है। लेकिन असल ताकत उसके टूल्स हैं, उसके इक्विपमेंट्स हैं, जिसकी बुनियाद पे वो आगे चलता है और अपना प्रोफ़ेशनल वर्क बेस्ट पॉसिबल मैनर में परफ़ॉर्म करता है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हेल्थ केयर प्रैक्टिस में या मेडिकेशन में या डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में जो हथियार है, जो बुनियादी चीज़ है, जो फ़िज़िशियन इस्तेमाल करता है या सर्जन इस्तेमाल करता है या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल हो, वो चाहे फ़ार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स है, फ़िज़िशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल है, वो जो अपना हथियार यूज़ करता है, जो उसका एमुनेशन है, वो उसकी मेडिकेशन है, उसकी ड्रग है। ड्रग क्योंकि एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, जो सर्जरी में इवन जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वो भी ड्रग की क्लास में आते हैं, वो ड्रग की कैटेगरी में आते हैं, उसकी डेफ़िनेशन में आते हैं। तो गोया जो कॉटन यूज़ होती है, जो सर्जिकल बैंडेज है, इवन वहाँ पे ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो डायरेक्टली हम अज़्यूम करते हैं वो ड्रग नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो ड्रग ही होती हैं। वो चाहे सिसर हो, चाहे ब्लेड हो, चाहे वो क्लीनिंग के लिए कोई केमिकल भी यूज़ होता है, तो वो भी ड्रग की कैटेगरी में आता है। लोग समझते हैं कि शायद जो फ़िज़िशियन है, उसके हाथ में शफ़ा है। ये फ़िलॉसफ़ी बुनियादी तौर पे गलत है। हम समझते हैं और हमारा अकीदा भी यही होना चाहिए कि जिसने बीमारी दी है वही इसकी शफ़ा देगा। कुल्लु दाइन दवाउन कि हर बीमारी की दवा है और अल्लाह जिसको हम शाफ़ी भी कहते हैं, एक उसकी हमारे रब की एक सिफ़त है कि वो शफ़ा भी देने वाला है और हमारा ये अकीदा है, हमारा मानना ये है कि अल्लाह जो है वो हर बीमारी की शफ़ा भी अता करता है। तो असल जो हथियार है, असल टूल जो है, असल जो मोर इफ़ेक्टिव इक्विपमेंट है, जो फ़िज़िशियन के हाथ में है, वो मेडिकेशन है, वो ड्रग है। वो मेडिसिन और ड्रग की बुनियाद पे ही डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट करता है। अगर ड्रग और मेडिकेशन ही असल एंटिटी है, असल फैक्टर है, असल असल चीज़ है, तो फिर हम क्यों ना इन ड्रग्स को अंडरस्टैंड कर लें। अगर हमने ड्रग्स को, मेडिसिन को, इन मेडिकेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, तो इसका मतलब है हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड कर लिया। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है, हमने 20 कैटेगरीज़ यहाँ पे सिलेक्ट की हैं, मेरे और मेरे स्टाफ ने बड़ी मेहनत के बाद 20 कैटेगरीज़ मेरे सामने पेश की हैं और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि आपके सामने ये पेश कर दूँ वन बाय वन। इसको बताने का बुनियादी मकसद, जिस तरह मैंने आपके सामने पेश किया, कि जो ट्रीटमेंट है वो फ़िज़िशियन के हाथ में नहीं है। ठीक है, वो डायग्नोसिस जो उसके पास आई है, फाइंडिंग आई है, उससे अकॉर्डिंगली पेशेंट की सिम्पटम देखते हुए एक प्रेस्क्रिप्शन उसने लिख दी, लेकिन जो प्रेस्क्रिप्शन जो लिखी गई है, उसमें जो मेडिकेशन है, एक्चुअल वो चीज़ है जो मेडिकेशन है। वो कौन बनाता है? वो फार्मासिस्ट बनाते हैं, वो साइंटिस्ट उसको डेवलप करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर डिसीज़, डिसऑर्डर या इलनेस के लिए उसको डिक्लेयर कर देते हैं डब्ल्यूएचओ के पास, सीडीसी के पास, या जो कोई डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोकल अदारे हैं, वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कोई भी जो अदारा है, हर कंट्री का, हर स्टेट का डिफरेंट है, वहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है लोगों के लिए। हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में उनके प्रैक्टिकली एक्चुअल इस्तेमाल करने के लिए वो अपनी पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, वो चाहे टैबलेट हो, सिरप हो, इंजेक्टेबल हो। तो सबसे बड़ी क्लास जो इस्तेमाल होती है पूरी दुनिया में, वो एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स में भी 7-8 कैटेगरीज़ हैं। सेफ़्लोस्पोरिन ग्रुप है, पेनिसिलिन ग्रुप है, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है, सल्फ़ा ग्रुप का अपना एक कैटेगरी है। क्विनोलोन की जो एडवांस कैटेगरी अवेलेबल है, जिस तरह सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ओफ्लोक्सासिन है।
तो इसका मतलब है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं हमारे पास एक बड़ी कैटेगरी की शक्ल में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। जब मैं इन्फेक्शन का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो यूजुअली हम इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, ग्राम पॉजिटिव हो, चाहे चाहे वो इसमें इंट्रासेलुलर हो, एक्स्ट्रा सेलुलर हो, वो चाहे कोई भी बैक्टीरिया की टाइप है, उस बैक्टीरिया के से जो इन्फेक्शन होती है, उस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। एक तो बैक्टीरिया जो मोस्ट पॉपुलर है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इसमें ब्रुसीला है, स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, नेसीरिया, गोनोरिया है। ये सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी जो बड़ी कैटेगरी है वो एंटीवायरल ड्रग्स हैं। एंटीवायरल ड्रग्स को हम वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। सबसे मरूफ जो हेपेटाइटिस है उसके अगेंस्ट एक बड़ी मरूफ ड्रग यूज़ होती है। वो कौन सी है? वो अल्फा इंटरफेरॉन है। अल्फा इंटरफेरॉन भी एंटीवायरल ड्रग की एक कैटेगरी है। इसके साथ साथ अमेंटाडीन है, ज़िनेमाविर है और एक पूरी रेंज है एंटीवायरल ड्रग्स की जो हम वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बड़ी कैटेगरी एंटी फंगल इन्फेक्शन है। एंटीमाइकोटिक ड्रग्स हैं जिनको हम माइकोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह निस्टाटीन है। फिर इस अजोल की एक पूरी क्लास है, माइकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। ये डिफरेंट डोजेज फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ओरल थ्रश एक डिजीज़ है, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर सिस्टेमिक माइकोसिस है, एपिडर्मल या स्किन की माइकोसिस है, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं ये ड्रग। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। ये एक बड़ी क्लास है, इसमें बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं फिजिशियन, और इसमें हम डायूरेटिक भी यूज़ करते हैं, ब्लड के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं। जब ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। फिर हम एंटी एलर्जिक हैं जिनको हम एंटी हिस्टामिनिक भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट जनरेशन भी है, सेकंड जनरेशन की ड्रग्स भी हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह सिट्राजिन है, इसमें लोरेटिडीन है, और कुछ फिजिशियन स्टीरॉयड भी यूज़ करते हैं। स्टीरॉयड्स का भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। गोया जो चौथी बड़ी क्लास है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, और जो पांचवी क्लास है वो एंटी एलर्जिक ड्रग हैं। इसके बाद जो छठी बड़ी क्लास आती है वो एंटी पायरेटिक है। एंटी पायरेटिक मीन एंटी फीवर, जो फीवर को, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे मरूफ ड्रग एंटी पायरेटिक में जो यूज़ होती है मार्केट में वो है पैरास्टामोल। पैरास्टामोल बड़ी फ्रीक्वेंटली, सफिशेंटली पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। जो सातवीं बड़ी कैटेगरी है वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग में हमारे पास रेस्पिरिडन है, हमारे पास ओलेंजापिन है, कोशापिन है। ये बड़ी सफिशेंटली इस्तेमाल होती हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट यूज़ होती है, सिटालोप्राम है, फ्लोक्सिटिन है, बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं ये डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन भी एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। लोग बुझे से महसूस करते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट यूज़ करते हैं। तो ऐसी डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए अमूमन फिजिशियन ये फ्लोक्सिटिन, सिटालोप्राम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। जो नाइन्थ बड़ी क्लास है वो एंटी हाइपरग्लाइसीमिक है। एंटी हाइपरग्लाइसीमिक मीन ग्लाइसीमिया मीन शुगर, शुगर शुगर मीन ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों होती है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। इंसुलिन क्या चीज़ है? इंसुलिन हार्मोन है। हार्मोन क्या करता है? वो ग्लूकोज की सेल के अंदर एंट्री इनहेंस कर देता है। जब ग्लूकोज इंट्रासेलुलर पेनिट्रेट होती है तो फिर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। हमें पता है ग्लूकोज जब ब्रेक करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर इंसुलिन की क्वांटिटी, इस हार्मोन की क्वांटिटी या इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में रिड्यूस कर दे, जो पैंक्रियास में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स हैं उसमें कोई डिसऑर्डर आ जाए, तो फिर वो सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी और ग्लूकोज की एंट्री या इन्फ्लक्शन नहीं होगी सेल्स के अंदर। सेल के अंदर अगर इन्फ्लक्शन नहीं होगी तो उनकी ब्रेक डाउन भी नहीं होगी, तो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी।
तो जब ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। इफ़ेक्ट्स कहाँ पे आते हैं? इफ़ेक्ट हमारे मसल्स में आते हैं, हमारे आइज़ में आते हैं और हमारे ब्रेन में आते हैं। ये मेजर ऑर्गन्स हैं जो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो ऑर्गन हमारे बॉडी के इफ़ेक्ट होते हैं। जो 10वीं बड़ी क्लास है, वो एंटी हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम एंटी हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स ड्रग देते हैं। सिम्वास्टाटिन इसकी बड़ी मिसाल है। एटोरवास्टाटिन भी एटोरवा के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। 11वीं बड़ी क्लास वो हम एंटीबॉडीज़ देते हैं पेशेंट को। इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम इसे कहते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद ना हो, तो हम कई सारी ऐसी डिज़ीज़ हैं जिनके लिए हमारे पास मेडिकेशन अवेलेबल नहीं होती, तो फिर हम एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर डायरेक्टली और वो उसकी बॉडी में उसकी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर देते हैं। जो 12वीं बड़ी क्लास है दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। इसमें हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एस्पिरिन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 13th बड़ी कैटेगरी है इस मेडिकेशन में ड्रग्स में, वो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कीमोथेरेपी में या इस न्यूप्लाज्म के अगेंस्ट हम कैंसर के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो ये क्योंकि पोटेंट ड्रग्स होती हैं, तो ये हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। वो कौन सी हैं? जिस तरह डॉक्सोरुबिसिन है, सिस्प्लेटिन है। ये मेजर मेडिकेशन है जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं कैंसर की, कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं। 14th बड़ी क्लास है, हम एंटीडोट यूज़ करते हैं, एंटीवेनम यूज़ करते हैं। जब पेशेंट की बॉडी में कोई पॉइज़नस मटेरियल आ जाए या कोई टॉक्सिन आ जाए, तो उसके अगेंस्ट हम एंटीडोट यूज़ करते हैं। जो 15th बड़ी क्लास है, वो हम कन्वल्शन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। एंटी कन्वल्सेंट है। अगर मसल में स्ट्रेचिंग हो जाए, कन्वल्शन हो जाए, जिसको पंजाबी में अकड़ाव कहते हैं, ये मसल अगर स्ट्रेच कर दें तो उसके लिए हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग देते हैं जो मसल को रिलैक्स कर देते हैं। तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग की एग्जांपल हमारे पास बेंजोडाज़ेपिन है, कार्बापेज़िपिन है, फेनिटोइन है। ये हम पेशेंट को देते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। जो 16th बड़ी क्लास है वो एंटी पैरासिटिक ड्रग है। एंटी पैरासिटिक मैंने बताया कि हम पैरासाइट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। सबसे जो मरूफ पैरासाइट है वो मलेरिया है। ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।